Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 15th of September 2020 Tuesday. Inspiration of the day is let your smile change the world but don't let the world change your smile. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Government seeks house note for extra rupees 1.67 trillion spending. So, in order to recapitalize the banks, fight COVID-19 and to fund the various welfare schemes announced by government for marginalized section of the society, central government on Monday sought parliament approval to incur additional expenditure of 1.67 trillion for the financial year 2020-21. और ये ट्रेंड हम कंटिन्यूसली देखते हुए आ रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी जो एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज कर रही इन ऑर्डर टू फाइट फ्रॉम द कोविड-19 रिलेटेड इश्यूज, वेदर इट इज़ अ हेल्थ इशू, वेदर इट इज़ अ फाइनेंशियल इशू और वेदर इट इज़ अ सोशल इशू. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सेकेंड टाइम फंड की डिमांड करी है. फर्स्ट टाइम आत्मनिर्भर भारत के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड रिलीज किया था. नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट टू इनकर एडिशनल expenditure of 2.36 trillion, out of which 68,800 crore will be met through different savings. जो स्कीम्स में जो different स्कीम्स है जिसमें सेविंग्स हो रही हैं, टैक्स आ रहे हैं, उनके थ्रू ये 68,000 का एक्सपेंडिचर पूरा किया जाएगा. जो रिमेनिंग है 1.67%, उसके लिए गवर्नमेंट ने सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स करी है. सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या होती है? बेसिकली जब एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिमिलर फाइनेंशियल ईयर में एक्सेस डिमांड करती है इन ऑर्डर टू मीट आउट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, तो उसको सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट करते हैं. जब पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ऐसे कोई भी मनी विड्रॉ नहीं कर सकती क्योंकि एग्जीक्यूटिव है तो जब चाहे जितना मनी विड्रॉ कर दे, नहीं, उन्हें वो ग्रांट रिक्वायरमेंट या डिमांड पार्लियामेंट के सामने रखनी पड़ती है, टेबल करनी पड़ती है. पार्लियामेंट जब उसका अप्रूवल देती है देन ओनली government can withdraw money from consolidated fund of India in order to meet out the expenditure. तो इस सेकेंड ट्रांच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3.6 ट्रिलियन का एडिशनल एक्सपेंडिचर करने जा रही है, जिसमें 68,000 का सेविंग्स के थ्रू जो रेवेन्यू आएगा उससे एक्सपेंडिचर मीट आउट किया जाएगा और जो रिमेनिंग है वो पार्लियामेंट से अप्रूवल के थ्रू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ किया जाएगा. बेसिकली होता क्या है, टेक्निकल सेविंग्स जो होती हैं जनरल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शंस में टेक्निकल सेविंग्स आर हायर देन द नेट कैश आउट गो इन द सप्लीमेंट्री डिमांड, but this time around the latter is more due to the additional expenditure to fight the COVID-19, save life of the weakest section of the society and revive the small and medium enterprises. maximum time जो technical savings होती हैं वो supplementary demand से ज़्यादा होती हैं, इसीलिए तो गवर्नमेंट को सप्लीमेंट्री डिमांड करने में पार्लियामेंट से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और बहुत ईजिली अप्रूवल मिल जाता है. बट दिस टाइम जो सेविंग्स हैं वो सप्लीमेंट्री डिमांड से कम है. जैसा कि हम देख रहे हैं सेविंग्स कितनी है, 68,868 करोड़ और गवर्नमेंट ने जो एडिशनल डिमांड करी है वो कितनी करी है, 1.67 ट्रिलियन की. तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है कोविड-19 की वजह से, इसलिए गवर्नमेंट की इस टाइम जो टेक्निकल सेविंग्स हैं वो नेट कैश आउट ग्लो इन सप्लीमेंट्री डिमांड्स लेस हैं. And this additional expenditure will constitute around 0.9% of India GDP into this current financial year. और इसके अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट को ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल जाता है फॉर दिस एडिशनल डिमांड, तो इसको अज्यूम करते हुए इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 5 to 8% का कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमी में देखा जाएगा एट करंट प्राइस. हालांकि 5 to 8 की रेंज क्यों दी हुई है, क्योंकि अभी रिवेन्यू पर ये डिपेंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्शन कितना जाएगा. इट विल डिपेंड ऑन द रिवेन्यू कलेक्शन. दिस इज द रेंज विच एक्चुअली एक्सपर्ट आर एंटिसिपेटिंग दैट बिकॉज ऑफ दिस 0.9% ऑफ GDP may cause 5 to 8% contraction in the economy at current price. And if you talk about the rating agencies, so as per the ICRA, the central fiscal deficit will touch 7.5% of GDP into the financial year 21. तो फिजिकल डेफिसिट 7.5% का GDP का होगा और कॉन्ट्रैक्शन जो अज्यूम किया है इकरा ने दैट इज 7.5% इनटू दिस फाइनेंशियल ईयर एट करंट प्राइस.
And if you remember, what is the target of fiscal deficit under Fiscal Responsibility and Budgetary Management Act? वो टारगेट क्या है और इस बार का जो एक्चुअल फिजिकल डेफिसिट रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो कितना रहा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे. एक्चुअल तो मैंने बताई थी, दैट इज 7.4%. बस बट इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज पर FRBM एक्ट कितना रिलैक्सेशन दिया था फॉर देयर फिजिकल डेफिसिट. कई बार मैंने न्यूज़ में डिस्कस किया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे. सो दिस इज़ द टोटल प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सप्लीमेंट्री डिमांड इन ऑर्डर टू मीट आउट द कोविड रिलेटेड बर्डन. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 6. गवर्नमेंट में रिकैपिटलाइज PSBs इन Q4. सो दिस न्यूज इज रिलेटेड टू द प्रीवियस न्यूज. प्रीवियस न्यूज में हमने क्या डिस्कस किया था, गवर्नमेंट ने एडिशनल डिमांड मांगी है, एडिशनल फंड मांगा है पार्लियामेंट से फॉर recapitalizing the bank for fighting the COVID-19 and for weaker section of the society in order to fund the social sector scheme. तो दूसरी जो न्यूज़ है वो इसी चीज़ से, इसी पर्टिकुलर न्यूज़ से रिलेटेड है, दैट यूनियन गवर्नमेंट में इन्फ्यूज अप्रॉक्सीमेटली 20,000 crore through recapitalization of the bond into state-owned banks into the fourth quarter of the fiscal year. जिस तरह से इंडियन फाइनेंशियल इंडस्ट्री की, फाइनेंशियल सेक्टर की या बैंकिंग सेक्टर की जो इस समय हेल्थ चल रही है, फाइनेंशियल हेल्थ चल रही है, उसको देखते हुए बहुत सारे एक्सपर्ट ये डिमांड कर रहे थे. इवन कमर्शियल बैंक्स भी इस चीज़ के लिए डिमांड कर रहा था कि रिकैपिटलाइजेशन की प्रोसेस को किया जाए, क्योंकि जिस तरह से NPAs बढ़ रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रही है, तो आगे आने वाले टाइम में इंडियन बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा इश्यूज देखने को मिल सकते हैं. तो कई सारे एक्सपर्ट, RBI, कमर्शियल बैंक्स, दे वर डिमांडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इन्फ्यूज एडिशनल कैपिटल इनटू द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया. सो apart from the demanding supplementary grant, on Monday government of India has also tabled one proposal for meeting additional expenditure of 20,000 crore towards the recapitalization of public sector bank, and that is through issue of government security or bond. तो 20,000 करोड़ के बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेगी आगे आने वाले टाइम में, अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, इन ऑर्डर टू रिकैपिटलाइज द बैंक्स. And as per the senior government official, this amount is sufficient in order to take care the need of banking capital. तो हालांकि जो डिमांड, एक्चुअल डिमांड थी बैंकिंग इंडस्ट्री की, RBI की, एक्सपर्ट्स की, वो बहुत ज़्यादा थी, बट एज पर द सीनियर एक्सपर्ट अभी के लिए, फिलहाल के लिए 20,000 करोड़ इज सफिशिएंट टू मीट आउट द कैपिटल नीड ऑफ ऑल PSBs. And if you remember, we have discussed about financial stability report of July. In that report, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर थे, उन्होंने ऑलरेडी बैंक्स को ये वार्न कर दिया था कि बैंक्स अभी से ही एडिशनल मनी रेज करने की कोशिश कर दे इन ऑर्डर टू बिल्ड द रेजिलियंस, क्योंकि एज पर द RBI एंड एज पर द नंबर ऑफ एक्सपर्ट आगे आने वाले टाइम में PSBs का जो NPA है वो बहुत ज़्यादा और सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा. इवन RBI ने तो ये प्रोजेक्शन किया, जो RBI का प्रोजेक्शन है वो ये है कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में March 21 तक जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका नॉन परफॉर्मिंग असेट का जो रेशियो है वो 15.2% तक पहुँच जाएगा, जो कि पिछले साल 11.3 था. तो इस एस्टिमेशन, इस फोरकास्टिंग को देखते हुए अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ही जितने भी कमर्शियल बैंक्स थे उनको वार्न कर दिया था दैट दे शुड स्टार्ट रेजिंग द मनी इन एडवांस इन ऑर्डर टू बिल्ड द रेजिलियंस. और उस फिस्कल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बाद आपने देखा भी था बहुत सारे बैंक जैसे यस बैंक ने मार्केट से पैसा उठाना शुरू कर दिया था. तो उसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में मिस्टर शक्ति कांता दास ने गवर्नमेंट को यह भी इंडिकेट किया था दैट रिकैपिटलाइजेशन प्लान फॉर बैंक्स हैड बिकम द नेसेसरी इफ इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू स्टेबलाइज द फाइनेंशियल सेक्टर इनटू इंडिया. तो उसी सारे फिस्कल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और एक्सपर्ट के ओपिनियन के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ फाइनली गोइंग टू रिकैपिटलाइज द इंडियन बैंकिंग सिस्टम. इससे क्या होगा, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता हो कि रिकैपिटलाइजेशन क्या होता है, बट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. इससे क्या होगा, बेसिकली मैं पहले भी कई बार आपको बता चुकी हूँ, बैंक्स के लिए उनके असेट्स लोन होते हैं. असेट्स ऐसे
ऐसा मीडियम जिससे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए इनकम या रेवेन्यू जनरेट करता है। तो बैंक्स के लिए जो वो बैंक्स लोन ग्रांट करते हैं वो लोन्स उनके असेट्स होते हैं, क्योंकि उन्हीं लोन से बैंक को इनकम जनरेट होती है। जब वो लोन इनकम जनरेट करना बंद कर देते हैं, डिफॉल्ट हो जाते हैं, उन पर रीपेमेंट, प्रिंसिपल पेमेंट या इंटरेस्ट पेमेंट आना बंद हो जाता है फॉर 90 डेज, दैट कॉल एज नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। की बैंक के असेट ने, दैट बैंक के लोन ने परफॉर्म करना बंद कर दिया, उसने इनकम जनरेट करना बंद कर दिया। हर बैंक के पास एक सफिशिएंट कैपिटल होता है, उसी कैपिटल को वो लोन के फॉर्म में डिसबर्स करता है। इमेजिन करिए जब मैक्सिमम जो किसी बैंक के पास 100 रुपीज़ हैं, उसमें से 15 रुपए उसके नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। मीन्स ऐसे 15 रुपए का ऐसा लोन दिया जिस लोन पे ना ही उसको कोई इनकम हुई और ना ही वो 15 रुपए वापस आए। तो बैंक की जो लेंडिंग कैपेसिटी थी, जो पहले 100 थी, वो अब डिक्रीज करके कितनी हो गई, 85 रुपीज़ हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें से 15 रुपए हट गए, 15 रुपए डिफॉल्ट पे चले गए, जो 15 बैंक का लॉस हो गया या नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया, जिसपे 15 रुपए ऐसा लोन था जिससे बैंक को ना वो लोन वापस मिला, ना उसमें बैंक की कोई इनकम हुई। तो बैंक की जो लेंडिंग कैपेसिटी थी वो 100 रुपीज़ से डिक्रीज करके 85 रुपीज़ आ गई। इससे क्या होगा, बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी, क्रेडिट कैपेसिटी जो बैंक से क्रेडिट देते हैं वो डिक्रीज हो जाएगा। और इंडियन इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी में लोन और क्रेडिट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इस सब के लिए काम आता है। अगर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट, अगर उनको लोन अवेलेबल नहीं होगा तो बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स नहीं होंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो डिमांड नहीं होगी, एंड फाइनली economy will go into the recessionary condition. That is why banking या financial sector का बहुत important role होता है into the circular motion of the economy. Banks जो हैं वो fund को circulate करने में बहुत important role play करते हैं. That is why RBI and government will also many times they take care about the recapitalization और capital of the bank. जैसे ही बैंक का कैपिटल डिक्रीज होता है, इंडियन गवर्नमेंट तुरंत रेस्क्यू में आती है इन ऑर्डर टू रिकैपिटलाइज द बैंक, सो दैट बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज ना हो, बैंक्स सफिशिएंट लोन इकोनॉमी में डिसबर्स कर पाए जितना इकोनॉमी को लोन चाहिए इन ऑर्डर टू ग्रो विद अ सर्टेन पेस। तो इस बार भी जो 20,000 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड के थ्रू फंड रेज करेगी वो बेसिकली इंडियन बैंकिंग सिस्टम में इन्फ्यूज़ किया जाएगा, जिससे कि बैंक का जो कैपिटल है श्रिंक हो रहा है बिकॉज ऑफ द एनपीए, उस कैपिटल को नॉर्मल कंडीशन में लाया जा सके, एटलीस्ट कुछ उसमें को कुशन प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि बैंक की जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो कम ना हो, बैंक्स प्रॉपरली लेंड करते रहें, लोन डिसबर्स करते रहें, मनी लोन के फॉर्म में देते रहें और इंडियन इकोनॉमी ग्रो करती रहे। और इस कोविड-19 की सिचुएशन में कॉमर्शियल बैंक्स का रोल तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इन ऑर्डर टू डिसबर्स द लोन। जैसा कि आपने कल भी डिस्कस किया था कि आत्मनिर्भर भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम चलाई थी जिसमें कॉमर्शियल बैंक्स को ये प्रेशराइज किया गया था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि वो लोन दें, क्रेडिट प्रोवाइड करें स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस को, मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस को, माइक्रो स्केल इंटरप्राइजेस को, म्यूचुअल फंड कंपनीज को, एनबीएफसीज को, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को, सो दैट इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहे, मनी सर्कुलेशन बना रहे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता रहे। इसीलिए बैंक्स जो हैं किसी भी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की रिकैपिटलाइजेशन देखें कि पिछले कुछ सालों में किस तरह से उनको बार बार रिकैपिटलाइज किया गया है इंडियन इकोनॉमी में, तो हम देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2015 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 2021 तक अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफरेंट फॉर्म्स में बैंक्स को रिकैपिटलाइज करते हुए आ रही है। जैसा कि हम देख सकते हैं 2015 में 25,000 करोड़ का रिकैपिटलाइजेशन का प्लान इम्प्लीमेंट हुआ था और इस फाइनेंशियल ईयर में फिलहाल के लिए गवर्नमेंट 20,000 करोड़ का प्लान ला रही है इन ऑर्डर टू रिकैपिटलाइज द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। और अगर हम देखें इनमें सबसे ज़्यादा जो रिकैपिटलाइजेशन हुआ है वो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 18-19 में, जिसमें बैंक्स ने अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख करोड़ का रिकैपिटलाइजेशन किया था। और अगर आपको याद हो तो इससे रिलेटेड न्यूज़ भी हमने डिस्कस करी थी कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 में इंडियन बैंक ने अपने एसेट्स को दोबारा से रिकैपिटलाइज किया था, रीस्ट्रक्चर किया था, जिसके कारण इस बार जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है इंडियन बैंकिंग सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि
2018 और 19 में इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री ऑल्सो पहले भी रिकैपिटलाइजेशन की बहुत अच्छी तरह से रिकैपिटलाइजेशन की स्टेज पर जा चुकी है और लोन रिस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है। तो एक न्यूज़ अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी कुछ दिन पहले ही डिस्कस करी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जितना इम्पैक्ट कोविड-19 का पड़ना चाहिए था उतना पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एनपीएस पर नहीं पड़ेगा बिकॉज ऑफ द प्रीवियस रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस एंड प्रीवियस recapitalization process that Indian banking industry has already gone for. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6. India's economy to contract 9% in financial year 21 says S&P. S&P stands for Standard and Poor. So now Standard and Poor has again revised their forecasting for Indian economy and projected the contraction of 9% into this financial year, that is financial year 21. So COVID-19 cases on private spending and investment will be for the longer period than what was expected as per the S&P. क्योंकि बहुत ज़्यादा लोकलाइज लॉकडाउन हो रहे हैं, केसेस जो हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा या कोई सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ द कोविड-19 केसेस, जिसको फैक्टर करते हुए स्टैंडर्ड एंड पुअर ने ये कहा है कि इंडिया का जो हाई डेफिसिट लिमिट है, जो हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में जो डेफिसिट आ रहा है, जो उसकी वजह से जितने भी फिस्कल स्टिमुलस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है कर रही है, जो टारगेटेड स्टिमुलस मेजर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किए हैं, उन सब में डिक्रीज देखने को आया क्योंकि ऑलरेडी डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली फिस्कल स्टिमुलस पैकेज में देखने को मिल रहा है, जो कि अभी तक 1.2% ऑफ द जीडीपी ही रहा है। और इसी लो फिस्कल स्टिमुलस या टारगेटेड स्टिमुलस मेजर्स की वजह से इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ ही रहा है। ऑन द अदर हैंड इंडियन इकोनॉमी 9% से कॉन्ट्रैक्शन करेगी। हालांकि एज पर द S&P दिस मैग्नीट्यूड इज लोअर कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन इंडियन इकोनॉमी और द फिस्कल डेफिसिट इन इंडियन इकोनॉमी इज लोअर than their counterparts. So the International Monetary Fund estimated that on an average, comparable stimulus measures across global emerging markets have been around 3.1% ऑफ जीडीपी, और इंडिया के केस में कितना है 1.2% ऑफ जीडीपी। और जिसका बेसिक रीजन ये है कि जो हाई डेफिसिट आ रहे लिमिट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगा रखी है, उसकी वजह से फिस्कल स्टिमुलस पैकेज और टारगेटेड स्टिमुलस पैकेज जो है वो प्रॉपरली अनाउंस नहीं हो पा रहे। जनरली गवर्नमेंट इंडिया के जो काउंटर पार्ट्स कंट्रीज हैं, जो गवर्नमेंट के पीयर्स हैं, उनका जो फिस्कल स्टिमुलस का पैकेज रहा है, जितनी हम कह सकते हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उनका जो स्टिमुलस का पैकेज रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 3.5% ऑफ जीडीपी रहा है, जबकि इंडिया के केस में कितना है 1.2% को, और जिसकी वजह से ही इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी इस फाइनेंशियल ईयर में। S&P का ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है या और बड़े फिस्कल मेजर के साथ आता है तो हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्शन इस बार इकोनॉमी में देखने को मिलता है वो रिड्यूस हो जाता है। बट चूंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपने लिए फिस्कल लिमिट बहुत टाइट कर रखी है, जबकि अदर जो काउंटर पार्ट्स हैं इंडियन गवर्नमेंट की, जो अदर इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उन्होंने इस बार अपनी फिस्कल डेफिसिट की जो लिमिट है उसको ब्रीच किया है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट रेडी टू ब्रीच इट सिग्निफिकेंटली, एंड दैट इज व्हाई इट हैज इम्पैक्ट ऑन द targeted stimulus package of government of India, and eventually it is leading to the contraction into the Indian economy. हालांकि S&P ने इंडिया की इन्फ्लेशन को देखते हुए जो मॉनेटरी सपोर्ट है उसके और चांसेस की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो RBI हो चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, क्या आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा फिस्कल पैकेज या मॉनेटरी सपोर्ट को लेकर के आ सकती है। तो एज पर द S&P इंडिया में जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उस इन्फ्लेशन को देखते हुए RBI बहुत ज़्यादा मॉनेटरी सपोर्ट्स को नहीं ला पाएगी या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, स्पेशली इन केस ऑफ फूड इन्फ्लेशन इट इज़ 9%। तो इन्फ्लेशन को देखते हुए ऐसा S&P की प्रोजेक्शन है कि गवर्नमेंट आगे बहुत ज़्यादा मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट है बाय द इन्फ्लेशन वरीज एज वेल एज बाय द हाई डेफिसिट लिमिट। अपार्ट फ्रॉम द इन्फ्लेशन एंड हाई fiscal deficit limit, one other factor that is holding back the
प्राइवेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द कंटिन्यूड एस्केलेशन ऑफ कोविड-19 केसेस। तो जिस तरह से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इंडियन इकोनॉमी में अभी नहीं आएगा। लोकलाइज लॉकडाउन चल रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं कर रही है, स्पेशली इन केस ऑफ नॉन कोर सेक्टर। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको S&P ने इंडिकेट किया है और रिस्पॉन्सिबल बताया फॉर कॉन्ट्रैक्शन इनटू इंडियन इकोनॉमी। कौन से फैक्टर, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। हाई डेफिसिट लिमिट, इन्फ्लेशन वरीज एंड इंक्रीजिंग कोविड-19 केसेस। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से गवर्नमेंट का जो मॉनेटरी सपोर्ट है, चाहे वो गवर्नमेंट या RBI, दोनों का ही मॉनेटरी सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जा रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है इसलिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मनी इन्फ्यूज नहीं कर सकती, RBI भी बहुत ज़्यादा रेट कट्स पे नहीं जा सकती, जिसकी वजह से इस बार इंडियन इकोनॉमी ने फॉर श्योर 9% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा एज पर स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। और स्टैंडर्ड एंड पुअर ने इंडिया में बॉन्ड, जो सेंट्रल बैंक से जो बॉन्ड बाइंग कर रहे हैं उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा कंसर्न रेज किया है और कहा है कि अगर सेंट्रल बैंक या RBI इस तरीके से, इवन नॉट फॉर इंडिया बट फॉर एवरी इमर्जिंग इकोनॉमी, इफ दिस बॉन्ड बाइंग activity will continue by the central bank, so this could undermine the investor confidence and may leads to the distortion of the financial market। तो bond buying जो इसमें central banks या जो और commercial banks not only in India but other emerging economies जो कर रहे हैं उसको लेकर भी S&P ने concern raise किए हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 7। हाई फूड प्राइसेस कीप रिटेल इन्फ्लेशन अबव 6% इन अगस्त। जैसा कि हमने अभी जस्ट पहले वाली न्यूज में डिस्कस किया है कि इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उस इन्फ्लेशन की वजह से RBI या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा मॉनेटरी सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगी जो इन्फ्लेशन है वो फिर बढ़ जाएगी। यह भी हमने डिस्कस किया था S&P की न्यूज़ में। दिस न्यूज़ टॉक अबाउट द हाई फूड इन्फ्लेशन प्राइजेस इन केस ऑफ रिटेल, स्पेशली इन food inflation. So the consumer price index based inflation come in at 6.7% for the month, for the August month, from 6.73 in the month of July, and the major portion or the major courtesy or the responsibility goes to the food inflation that is actually above than 9%। और अगर आपको याद हो तो इन्फ्लेशन का टारगेट क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इन्फ्लेशन का टारगेट कितना होता है, 4 ± 2, यानी जो रेंज है वो कितनी, 2 to 6। तो जो RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो ये रेंज करती है कि इंडियन इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है वो 2 से 6 के बीच में रहे। और अभी क्या टारगेट, अभी क्या चल रहा है फिलहाल के लिए, जो प्रेवलेंट इन्फ्लेशन रेट है दैट इज 6.7%। इट मीन्स इट इज above than the targeted inflation rate of monetary policy committee। और अगर फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो वो तो 9% तक पहुंच गई है। तो इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर RBI। तो now Indian economy is struggling to cope up with the low growth one hand, on the other hand Indian economy is also struggling with the high inflation since 5 months due to the COVID-19 pandemic। तो लो ग्रोथ तो हमारी चल ही रही है कि बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिज्यूम अभी रिसेंटली हुई हैं। हालांकि सप्लाई जो चेन है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से इकोनॉमी अभी अपनी 100% कैपेसिटी से, जो बहुत सारी कंपनीज हैं वो अपनी 100% कैपेसिटी से ऑपरेट नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, बिकॉज ऑफ द लेबर शॉर्टेज and numbers of other factors or operational factors that we are not going to deal with। अभी हमारे लिए inflation is very important part or important segment that actually RBI need to ponder upon। अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो रिटेल इन्फ्लेशन भी अपने अपर बैंड में ही है ना। व्हाट इज द अपर बैंड, 6%। तो रिटेल इन्फ्लेशन ऑलरेडी पिछले 9 कॉन्जिक्यूटिव मंथ से 6 का टारगेट या 6 का जो नोट है, वो जो बेंचमार्क है वो टच किए हुए है, दो नॉट सक्सेसिवली फॉर द 3 फाइनेंशियल क्वार्टर्स येट। कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो कोर इन्फ्लेशन 2 हैज बीन इंच्ड अप इन द पैंडेमिक era, अप्रोचिंग 6% नाउ फ्रॉम द 4% ड्यू टू द अर्लियर दिस ईयर। जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 4% थी। अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चला सो Q1 ही चल रहा है। उस Q1 में चाहे कोर इन्फ्लेशन हो, रिटेल इन्फ्लेशन हो या CPI हो, सब ने अपर बैंड का टारगेट अचीव कर लिया। एंड दैट इज अ cautionary situation, this is a very cautious situation that RBI needs to look upon।
And if you want to discuss about the retail inflation, core inflation, consumer price index क्या होता है, that I have already made the separate video on it. तो आप मेरे डिस्क्राइब सेक्शन में जा करके ये डिफरेंट टाइप्स के जो इन्फ्लेशन है उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं. अभी के लिए अगर हम जल्दी समझना चाहें तो कोर इन्फ्लेशन क्या होती है. बेसिकली कोर इन्फ्लेशन रिप्रेजेंट द लॉन्ग रन ट्रेंड्स इन द प्राइस लेवल. कोर इन्फ्लेशन जिसमें मैक्सिमम टाइम वोलाटाइल प्राइसेस के जो आइटम्स होते हैं जस्ट लाइक फूड और एनर्जी, जो बहुत जल्दी जिनके प्राइस चेंज होते हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया था, जैसे कि एक्चुअल इन्फ्लेशन कितनी हो रही है वो पता चले. जैसा कि हम जानते हैं फूड और एनर्जी के जो प्राइस होते हैं वो बहुत वोलाटाइल होते हैं. फूड के जो प्राइस होते हैं वो डिमांड पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं. एनर्जी और ऑयल, ये भी हमें पता है कि इनके ऑयल से इसके प्राइसेस लिंक होते हैं. तो एनर्जी और फूड को जो हटा करके जो रिमेनिंग आइटम बचते हैं उसकी इन्फ्लेशन जो लॉन्ग टर्म में होती है उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन. तो कोर इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है. इट मीन्स अगर हम यहाँ देखें तो लिख कर आ रहा है अपर बैंड में 6%. तो ऐसा नहीं है कि फूड इन्फ्लेशन या एनर्जी इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है सीपीआई में. अपार्ट फ्रॉम फूड एंड एनर्जी, अदर सेक्टर और अदर आइटम्स आर ऑल्सो इंडिकेटिंग द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड. और इतना इन्फ्लेशनरी ट्रेंड की सब अपर बैंड में है. और रिटेल इन्फ्लेशन जनरली जो हम सीपीआई के थ्रू मेजर करते हैं, इट इज़ अ चेंज इन द प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और इसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं, फूड, एनर्जी, एक रिप्रेजेंटेटिव बास्केट होती है प्रोडक्ट्स की जो कि एक्चुअली एक कंज्यूमर यूज़ करता है फॉर डे टू डे. उस बास्केट के बेसिस में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी इन्फ्लेशन के बेसिस पर सीपीआई कैलकुलेट किया था. तो सीपीआई जो है बेसिकली हम बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन को सीपीआई के थ्रू मेजर करते हैं. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर मीन्स जो हमारा डे टू डे जो नॉर्मल कंज्यूमर है वो अपने डे टू डे लाइफ में जितने भी प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहा है, सब आइटम्स को यूज़ कर रहा है, उन सबको एक बास्केट बना करके, बास्केट मतलब एक ग्रुप बना करके उनकी इन्फ्लेशन को मेजर करके सीपीआई कैलकुलेट किया था. तो सीपीआई 6.7% तक रहा है. फूड इन्फ्लेशन 9% तक रहा है. कोर इन्फ्लेशन अगर हम फूड और एनर्जी को निकाल दें वो भी 6% का बैच अचीव कर रहा है. तो इट्स अ वेरी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन प्रिवेलिंग इंडियन इकोनॉमी. और इस कोविड-19 की सिचुएशन में जबकि जीडीपी ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत लो है, और मैक्सिमम टाइम क्या होता है जब ये इकोनॉमिक ग्रोथ लो होती है, जीडीपी ग्रोथ कम होती है, तो जो कमर्शियल जो हमारे सेंट्रल बैंक है आरबीआई, किसी भी इकोनॉमी का, सिर्फ इंडिया का ही नहीं, किसी भी इकोनॉमी का जो सेंट्रल बैंक है वो रेट कट्स पर जाता है. रेट कट पर क्यों? इंटरेस्ट रेट कट करते हैं जिसकी वजह से मार्केट में मनी फ्लो ज़्यादा हो, लोन ज़्यादा डिसबर्स करे कमर्शियल बैंक्स, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़े, डिमांड बढ़े, जिस डिमांड से फिर इकोनॉमी बूस्ट होती है. बट इंडिया के केस में क्या है, यहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रही है. फूड इन्फ्लेशन भी 9% तक का टारगेट क्रॉस कर रही है. कोर इन्फ्लेशन और रिटेल इन्फ्लेशन दोनों ही 6% का बैंड अचीव कर चुकी हैं. उस केस में अगर आरबीआई रेट कट पे जाती है तो रेट कट के बाद क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, और जैसे ही मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी वैसे ही डिमांड बढ़ेगी और सडनली इन्फ्लेशन फिर हिट करेगी और इन्फ्लेशन फिर ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी. तो अब आरबीआई का जो सपोर्टिंग मेजर है इकोनॉमी को रिवाइव करने का वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गया है, क्योंकि आरबीआई के लिए अब रेट कट इज़ नॉट वेरी मच पॉसिबल बिकॉज ऑफ द हाई इन्फ्लेशन. And as per the expert, consumer would continue facing higher prices in the previous year due to the supply production bottleneck as the economic activities are struggling to come back to the normal. As I have already discussed कि बहुत सारे फैक्टर्स को, बहुत सारे इकोनॉमिक सेक्टर्स को ओपन तो कर दिया है गवर्नमेंट ने, but companies are not operating with their 100% कैपेसिटी. तो सप्लाई साइड की वजह से हम ये कह सकते हैं जो इन्फ्लेशन आई है इस बार, दैट इज बिकॉज ऑफ द सप्लाई साइड फैक्टर. सप्लाई उतनी इंश्योर नहीं हो पा रही मार्केट में, जिसकी वजह से फूड प्राइसेस या कोर इन्फ्लेशन या रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ रही है. तो अब आरबीआई कैसे सिचुएशन को मॉनिटर करता है या कैसे मेजर करता है, क्योंकि रेट कट इज नाउ वेरी डिफिकल्ट फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें इट इज वेरी और अनलाइकली दैट आरबीआई इज एक्चुअली गोइंग फॉर द रेट कट. क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है. फर्दर रेट कट कुड मे increase the inflation furthermore. So as per the Aditi Nayyar, principal economist of ICRA, RBI could take a cautious step in terms of monetary stance in addition to pause in the repo rate as the inflation is unlikely to recede into the meaningfully this year. और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये अभी आगे आने वाले टाइम में यही इन्फ्लेशनरी ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा. हाँ, आगे दिसंबर और फरवरी के बीच में सीपीआई इन्फ्लेशन अपने सब 4% के लेवल पर आ सकता है.
जिसके बाद आरबीआई एकोमोडेटिव स्टांस लेकर के पॉलिसी कट या इंटरेस्ट रेट कट पर जा सकती है इन ऑर्डर टू रिवाइव द इकोनॉमी। तो जिस तरह की इन्फ्लेशनरी सिचुएशन दिख रही है इंडियन इकोनॉमी में, उसको देखते हुए एक्सपर्ट एक बात पर तो श्योर हैं दैट इंडियन इकोनॉमी इज नॉट गोइंग टू रिकवर विद अ वेरी फास्ट पेस और इज नॉट गोइंग टू रिकवर वेरी सून। इट विल टेक टाइम, क्योंकि इंडिकेटर्स जो हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं। इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रेट चाहे वो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हो, सब में कम दिख रहा है, बट स्टिल देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन। और इन्फ्लेशन भी जिस तरीके से बढ़ रही है, हम ये सारे ग्राफ देख सकते हैं। प्राइस फूड इन्फ्लेशन के केस में भी दैट इज 9%, होलसेल इन्फ्लेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, हेडलाइन कोर इन्फ्लेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो इस सब सेक्टर में हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम देखें, चाहे वो फ्रूट्स हों, क्लोथिंग, फुटवेयर, रिक्रिएशन, हेल्थ, सीरियल्स, ट्रांसपोर्ट, वेजिटेबल्स, पल्सेस, पर्सनल केयर, मीट एंड फिश, एवरी सेक्टर इज सीइंग द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। तो आरबीआई की भी जो लिमिट है वो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई है फॉर टेकिंग द पॉलिसी कट। और जब तक मनी सप्लाई नहीं होगी, लोन डिस्पर्स नहीं होंगे, तो वापस से इकोनॉमी को रिकवर करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो दिसंबर के बाद आरबीआई कुड गो फॉर द कमोडेटिव स्टांस, क्योंकि दिसंबर और फरवरी के बीच में एक्सपर्ट एज्यूम कर रहे हैं कि ये इन्फ्लेशनरी ट्रेंड थोड़ा सा कम होगा, सब 4 तक जाएगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 7, नॉन थर्मल एसेट्स टेकिंग ओवर लोन बुक ऑफ पीईसी एंड आरईसी। तो इंडिया के जो लीडिंग पावर सेक्टर फाइनेंशियरीज हैं, दैट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसको हम पीएफसीज बोलते हैं, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जिसको हम आरईसीज बोलते हैं, दे आर नाउ विटनेसिंग द मार्क्ड शिफ्ट इनटू देयर लेंडिंग पोर्टफोलियो, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इनटू द थर्मल पावर जनरेशन सेगमेंट एंड लैक ऑफ एनी न्यू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन दिस स्पेस। तो थर्मल पावर जनरेशन जो सेगमेंट है वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस की कंडीशन में है, और बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक अभी कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा थर्मल पावर जनरेशन सेगमेंट में, जिसकी वजह से पीएफसीज और आरईसीज के जो लेंडिंग पोर्टफोलियोज है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है। रिन्यूएबल एनर्जी एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट हैव विटनेस द रिकॉर्ड ग्रोथ इन द लेंडिंग फ्रॉम दीज टू इंस्टीट्यूशन। तो रिन्यूएबल एनर्जी और टीएनडी के सेगमेंट में तो लोन के केस में रिकॉर्ड ग्रोथ देखने को मिल रही है। पीएफसी लेंडिंग्स टू द टीएनडी सेगमेंट हैज ग्रोन 387% into the past 5 years। तो पिछले कुछ सालों में जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही है, तो पीएफसीज और आरईसीज की जो लेंडिंग है वो भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की तरफ ज़्यादा है। हालांकि पीएफसी के कंपैरिजन में आरईसी में ये इंक्रीज केवल 43.12% का है। क्यों? क्योंकि आरईसी स्टैंड्स फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। आरईसी ने लेट इन कंपैरिजन टू पीएफसी, आरईसी ने लेट वेंचर किया था इनटू रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट, दैट इज व्हाई इन आरईसी देयर इज अ लेस ग्रोथ इन कंपैरिजन टू पीएफसी, बट ग्रोथ दोनों ही सेक्टर में देखने को मिल रही है। तो जो लेंडिंग पोर्टफोलियो आरईसी और पीएफसी का वो अब रिन्यूएबल सेगमेंट की तरफ ज्यादा है, ट्रांसमिशन की तरफ ज्यादा है रादर देन थर्मल पावर जनरेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस रीजन थर्मल पावर जो है सेगमेंट है वो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्ट्रेस की कंडीशन में है, गवर्नमेंट से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा और प्राइवेट सेक्टर का भी कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अब नहीं हो रहा थर्मल पावर जनरेशन सेगमेंट की तरफ। क्यों? क्योंकि इंडिया भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है, गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो भी रिन्यूएबल सेगमेंट की तरफ ही है, और गवर्नमेंट का भी फोकस रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स की तरफ ज़्यादा है। So executives of REC and PFCs are saying that renewable project developers are looking at these two lenders for refinancing their assets. And this is the trend that we can see: conventional energy, renewable energy, transmission, distribution, government sector and private sector का जो लोन असेट कॉम्पोजिशंस है RECs on PFCs का, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का ये है, एंड द REC दैट इज कन्वेंशनल, रिन्यूएबल एंड TND। तो जैसा कि हम देख सकते हैं टीएनडी की तरफ ज़्यादा स्क्यूड हो रहा है आरईसी के केस में, वेयर एज इन केस ऑफ पीएफसीज इट इज़ मोर स्क्यूड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज इट इज़ नाउ मूविंग टुवर्ड्स टीएनडी। तो पोर्टफोलियो जो लोन पोर्टफोलियो है पीएफसीज और आरईसीज का वो अब चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इनटू द ओरिएंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। LIC IPO अनलाइकली दिस फिस्कल ईयर। जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस फाइनेंशियल ईयर में LIC का इनिशियल पब्लिक ऑफर आ जाएगा, बट एज पर द
गवर्नमेंट ऑफिशियल देयर इज अ डिले इनटू द वैल्यूएशन प्रोसेस, और वैल्यूएशन प्रोसेस अभी भी स्टार्ट नहीं है, एंड अगर जब भी ये स्टार्ट होगी दैट इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 मंथ। तो वैल्यूएशन प्रोसेस को देखते हुए, जो स्पीड जिस तरह से चल रही है उसको देखते हुए, इट इज हाईली अनलाइकली दैट दिस इनटू दिस फिस्कल ईयर LIC विल कम अप विद देयर ओन IPO। तो जो LIC का IPO आना है वो फिलहाल के लिए पोस्टपोन आप कह सकते हैं हो गया है, क्योंकि हमें पिछले फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिलेगा, जो कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर ये अज्यूम कर रहे थे कि इसी फाइनेंशियल ईयर में LIC विल कम अप विद इट्स ओन IPOs। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप्स। MPC external members may get a short extension. The government is now exploring the possibility for granting the short extension of the 3 external members into the rate setting monetary policy committee. If you remember, monetary policy committee में 6 इंडिविजुअल होते हैं। एक जो होता है दैट इज चेयरपर्सन, द गवर्नर ऑफ RBI, 2 गवर्नर ऑफ RBI के अपॉइंटमेंट से RBI के ही मेंबर्स होते हैं, और 3 जो होते हैं वो, और जो 3 मेंबर होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की होते हैं। तो ये 6 मेंबर कमेटी होती है, जिसमें जो 3 मेंबर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उनका जो नॉर्मल टेन्योर होता है दैट इज 4 ईयर, 4 साल का होता है। बट बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 सिचुएशन, गवर्नमेंट इज नाउ ट्राइंग टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ एक्सटर्नल मेंबर ऑफ MPC। तो MPC के जो 3 एक्सटर्नल मेंबर होते हैं जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उनका टाइम पीरियड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिलहाल COVID-19 की वजह से एक्सटेंड करने की कोशिश कर रही है। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हमें जो 3 एक्सटर्नल मेंबर्स हैं RBI के अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके टेन्योर में एक्सटेंशन देखने को मिला। फिलहाल के लिए उनका टेन्योर सितंबर 21 को ख़त्म हो रहा है, और ऑफिशियली ये जो MPC की रिव्यू मीटिंग है दैट इज शेड्यूल्ड ऑन September 29, August 1। तो एज पर द ऑफिशियल नॉर्म्स दिस tenure of external member will get over after August 4 to 6 policy meeting। तो कई सारी policy meeting schedule हैं, तो उन meeting को conduct करने के बाद इनका tenure खत्म हो जाएगा। But government is now looking for further extension of their tenure। स्टूडेंट MPC बहुत न्यूज़ में है, RBI बहुत न्यूज़ में, तो अब थोड़ा सा MPC के फॉर्मूला स्ट्रक्चर के बारे में, MPC कैसे काम करती है, MPC कब आया था, ये सब थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा। प्रॉबेबली इट में कॉन्स्टिट्यूट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। गवर्नमेंट में ऑफर डेट फ्री एयर इंडिया टू वो बायर्स। तो एयर इंडिया की resolution plan में गवर्नमेंट इज नाउ कंसिडरिंग टू ऑफर द डेट फ्री एयर इंडिया इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द बायर। तो अगर जैसा कि हमने कई न्यूज़ में डिस्कस भी किया था कि एयर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बायर्स या बहुत अच्छे बायर्स नहीं मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द हाई डेट बर्डन। तो गवर्नमेंट कैन ponder over to offer the debt free air India to वो buyers। तो और अच्छे buyers को attract करने के लिए, ज़्यादा money realization के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया debt free air India दे सकती है in order to attract the more buyer। तो currently airline has 23,286 crore debt। A group of ministers likely to take a decision on the proposal within 2 weeks। तो डेट फ्री एयर इंडिया ऑफर होगी या कुछ पर्टिकुलर डेट के साथ ऑफर होगी, कुछ या पूरे डेट के साथ ऑफर होगी, इसके लिए जो भी डिसीजन लेना है वो प्रपोजल आगे आने वाले 2 वीक्स में लिया जाएगा। एंड दिस विल बी द सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम द अर्लियर स्टांस वेयर गवर्नमेंट वॉज मूविंग ओवर टू एब्जॉर्ब द लार्ज पोर्शन ऑफ द नेशनल कैरियर एयर इंडिया डेट विच इज बैक्ड बाई एयरक्राफ्ट। तो हो सकता है अब एयर इंडिया के लिए जो बिड आए या जो बायर्स आए वो ज़्यादा देखने को मिले। हालांकि पहले बहुत अट्रैक्टिव प्रपोजल नहीं आ रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बिकॉज ऑफ द हाई डेट बर्डन ऑफ एयर इंडिया। आज की न्यूज़ ऑफ द डे, हाई फूड प्राइसेस कीप रिटेल इन्फ्लेशन अबव 6% इन अगस्त। तो इस न्यूज़ में आप डिफरेंट टाइप्स की जो इन्फ्लेशन है वो उनके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और इन्फ्लेशन के बाद RBI क्या क्या मेजर ले सकता है इन ऑर्डर टू कर्ब द इन्फ्लेशन। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी बैंकिंग एग्जाम। वोकैबुलरी ऑफ द डे, इंटेल्स मीन ज़रूरत पर जोर देना या मांगना। ये हमने फर्स्ट न्यूज़ में पढ़ा था ये टर्म। All these are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. That's all for today, student. If you have any query and suggestion, write down comment section below. Please like, share, and subscribe. Thank you.